हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 148, ठीक है, यानी 148। तो देखते हैं हम रूपक अलंकार के अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। फिर से सुने, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार। ध्यान देंगे, हाइफन भी लगा हुआ है। ठीक, बाकी मैंने सेम यही पंक्ति आपको पिछले वीडियो में भी कराई थी और उसकी व्याख्या भी दी थी। ठीक है, तो आप एक बार पिछली वीडियो भी देख लें। तो देखते हैं पंक्ति क्या है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। पंक्ति में क्या है? पंक्ति चरण कमल बंदौ हरि राई। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। तो ध्यान दें, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। पंक्ति का अर्थ है दोस्तों, कमल रूपी चरण वाले, कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, यानी कि हरि के चरण कैसे हैं? कमल रूपी। ठीक है, और उनकी मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रहता। ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं, भेद समाप्त हो जाता है। ठीक, तो रूपी शब्द का प्रयोग हो एक बात, दूसरी बात उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार। ठीक, दोनों की स्थिति कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। किसकी? उपमेय और उपमान की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों समान हो जाते हैं। ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक, कौन कौन सी हैं पंक्तियां? ध्यान से देखें, ये उदाहरण में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है इन पंक्तियों से। तो ध्यान दें, कुछ चुनिंदा पंक्तियां ही होती हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो चंद्र खिलौना यानी कि चंद्रमा को खिलौना मान रहे हैं और अपनी मैया से मांग कर रहे हैं कि मुझे तो ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, मुझे तो यही खिलौना चाहिए। अब बताइए, क्या संभव है कि चंद्रमा को ला करके उन्हें दे दें? ठीक है, श्री कृष्ण को। तो यानी कि रूपक अलंकार है, चंद्र खिलौना। ठीक, तो ध्यान दें, आगे है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, यानी कि राम रतन धन पायो, ये यहाँ से बन रहा है। क्या है? राम रतन। राम क्या है? एक रतन। ठीक है, राम रतन, राम अपने आप में बड़ी हस्ती हैं। ठीक है, और रतन, रतन भी एक बड़ी चीज है। ठीक, तो उनके समान मैंने धन पाया, कुछ इस तरह से अर्थ है पंक्ति का। तो ये क्या है? रूपक अलंकार की पंक्ति है और मूवी भी है इस नाम से, तो इसको ऐसे भी याद रख लें कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, फिर है आए महंत वसंत। आए महंत वसंत, इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति है, तुलसी मन मंदिर में विहरई। तुलसी मन मंदिर में विहरई। ठीक, तो इस पंक्ति में, ठीक, इस पंक्ति में भी क्या है? रूपक अलंकार है। तो चार पंक्ति हो गई अलग से। कौन कौन सी? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पहली। दूसरी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये दूसरी। तीसरी पंक्ति हो गई, आए महंत वसंत।
ठीक है। चौथी हो गई तुलसी मन मंदिर में बिहरई, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमारी चारों पंक्तियां हो गई रूपक अलंकार की, ठीक है। याद रखेंगे उदाहरणों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिपीटेड है, कोई बात नहीं, देख लें, ठीक। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या है, रूपक अलंकार है, किसमें, चरण कमल बंदौ हरिराई में, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई, ठीक है। ध्यान दे दोस्तों, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर, देखो शब्द आ रहा है रूपी, ठीक है। तो रूपी शब्द आए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ये अभी हमने पढ़ा। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। राहु केतु शनि ये जो नक्षत्र होते हैं उनकी बात कह रहे हैं कि जो मुख रूपी जो चांद है इस पर तो राहु भी धोखा खा गया। तो रूपी शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी, यानी रूपक अलंकार है इन पंक्तियों में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं पंक्तियों की, गौर करें। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में, ध्यान से सुने, यहाँ पर पूरी पंक्ति की बात हो रही है या फिर वाक्य की बात हो रही है, तो ध्यान से समझेंगे, शब्द की बात नहीं हो रही है, पंक्ति की या वाक्य की, ठीक है। तो जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर, किस पर, उपमेय पर, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और उपमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। इसमें जिसकी शब्द याद रखें और इसमें जिस से शब्द याद रखें, ठीक है। तो उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है, ठीक है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, ठीक है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि अंतर ही समाप्त हो जाता है, अंतर ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी का वर्णन किया गया है, किसका, रूपक अलंकार का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, ठीक है। क्या है, मुख कमल, देखो पंक्ति में हाइफन भी आ रहा है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों, ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है उपर्युक्त पंक्तियों में, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक, इनकी एक रचना है जिसका नाम है आंसू, उससे ली गई पंक्तियां हैं, कौन सी, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, ठीक। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। ये क्या है, मुख, उपमेय, कमल क्या है, उपमान। तो उपमेय में किसका आरोप किया गया है, उपमान का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए, रूपक अलंकार, ठीक है, याद रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा, सखी नील नभ नभस्सर, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, फिर से सुने, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। प्रश्न क्या है कि इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। देखो कितना जबरदस्त प्रश्न आया है आपके सामने। अब रूपक अलंकार का भी प्रकार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो हमने 3 पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो देखते हैं,
इसका सही उत्तर क्या है? पहली बात तो ऑप्शन ध्यान से देखें। ऑप्शन ए शांग रूपक, ये भी एक प्रकार है। निरंग, ये भी निरंग रूपक, ये भी एक प्रकार है। और परंपरित रूपक, ये भी रूपक का तीसरा प्रकार है। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि बताइए कि रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, परंपरित रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत पंक्तियों में। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें दोस्तों, गौर करें। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है, क्या है? तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी, देखो रूपी शब्द का ध्यान रखें, तारागण रूपी और आकाश रूपी। ठीक है, तो तारागण रूपी जो मोती है वो इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी जो सरोवर है, आकाश किसके समान, रूप के समान है, सरोवर के समान। ठीक, तो इससे निकले सूर्य रूपी हंस, और सूरज कैसा है? हंस के रूप का है। ठीक है, यानी तो उन्हें चुग लिया है। ठीक है, तो ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है कि तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। ठीक, यहाँ तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप हो रहा है। किसका आरोप हो रहा है? तारागण रूपी मोतियों में, क्योंकि उसे किसने चुगा है? तो सूर्य रूपी हंस ने चुगा है। चुगा कैसे है कि सूर्य के निकलते ही रात गायब हो जाती है, तारे दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? सूर्य की रोशनी के कारण। तो यही कह रहे हैं कि सूर्य रूपी हंस ने किसको चुग लिया है? तारागण रूपी मोतियों को। ठीक है, तो किसका आरोप हो रहा है? सूर्य रूपी हंस का आरोप हो रहा है। किस पर? तारागण रूपी मोतियों में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूपक है? परंपरित रूपक है। कौन सा? परंपरित रूपक, यानी कि ये पुराना है, चीजें चली आ रही हैं, जो कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बनाई हुई नहीं है, प्राकृतिक देन है। ठीक है, और ये परंपरा से चली आ रही हैं। तो ऐसी जगह क्या देखेंगे आप? परंपरित। जब प्रकृति उपमान बन जाएगी और उपमेय पर आरोपित हो जाएगी तो वहां क्या होगा? परंपरित रूपक अलंकार होगा। ठीक है, मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों देखते हैं, दोस्तों हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी अर्था अलंकार का भेद है। किसका भेद है? अर्था अलंकार का भेद है। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, पहली बात ये किसका भेद है? अर्था अलंकार का। ठीक है, ध्यान रखें पहली बात। दूसरी बात जो इसमें जरूरी है वो समझें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में, किसमें? उपमेय में। ठीक है, उपमेय में क्या होता है? उपमान की संभावना बताई जाती है, पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि संभावना है। किसकी? संभावना है, यानी कि निश्चित नहीं है, संभावना है। जैसे बारिश आती है तो हम मौसम को देखकर कहते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं, बारिश आने की संभावना है। मतलब निश्चित नहीं है कि बारिश आएगी ही, हो सकता है कि हवा के जरिए बादल उड़ जाएं। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है कि जब उपमेय में, किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है, पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो पंक्ति क्या है? ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ठीक है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? तो ये ज्यों शब्द आप देख रहे हैं, ज्यों। ठीक है, जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार, ठीक है, या ज्यों तो या त्यों, इस तरीके से मतलब अगर कुछ शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि संभावना होती है कि जैसे, ठीक है, ज्यों बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। पंक्ति देखें, ये वाली पंक्ति,
क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देखें। ज्यों खिला हो बिजली का फूल, इस पूरी पंक्ति को ही देख लें। ठीक, तो यानी कि ज्यों खिला हो बिजली का फूल, ठीक है। इसको ऐसे समझे, जैसे उदाहरण लें, जैसे मानो आपके कोई मित्र हैं या आपके कोई मित्र हैं, आपको उम्मीद नहीं थी कि वह आपके घर आ जाएंगे और अचानक ही आपका जन्मदिन है और आपके दोस्त आपके घर आ जाएं केक लेकर के, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, वो अचानक से आप क्या कहेंगे कि आज तो ऐसा हो गया जैसे बिन बादल बरसात, ठीक है, या फिर मतलब अचानक से जैसे कोई चीज़ हो जाना, ठीक है। संभावना नहीं थी लेकिन हो गया ऐसा कुछ, तो संभावना लगा करके चल रही है, हम अनुमान लगाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इसके लिए व्याख्या, क्योंकि प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर कुंजी, गौर करेंगे दोस्तों। ओम प्रकाश शर्मा द्वारा, किसके शर्मा द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा रचित काव्य आलोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकतम कृति, एक कृति है, पूरी कृति का नाम है क्या, काव्य आलोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकतम कृति। किसकी है ये रचना, ओम प्रकाश शर्मा जी की। क्या है, काव्यालोचना यानी काव्य की आलोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकतम कृति, ठीक है। तो ध्यान से दें, ये रचना है, ध्यान से देखें। इसमें उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है, तो जो पंक्ति हमने देखी उसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम, एक पुस्तक और है दोस्तों हरिश्चंद्र वर्मा की है जिसका नाम है साहित्य चिंतन के नए आयाम। इसमें काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। क्या प्रदर्शित किया गया है, काव्य बिंब, ठीक है। किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार भी बताया गया है। तो कुछ ऐसी पुस्तकें भी मिलती हैं जहां पर इन पंक्तियों को उपमा अलंकार का उदाहरण भी बताया गया है, ठीक है। तो यानी कि पुस्तकों में ही अलग अलग चीजें बताई गई हैं, यानी काव्य बिंब भी बताया है, उपमा अलंकार भी बताया है और वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार भी बताया है, ठीक है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी, यानी जो इनकी बाद में आंसर की आई थी, ठीक है, उसमें इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, इसीलिए इसे मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप उदाहरण देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है ऑप्शन में। तो अगर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो आप इस पर टिक करेंगे, अगर होगा इसमें काव्य बिंब, ठीक है, तो काव्य बिंब पर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में होगा उपमा अलंकार तो उपमा अलंकार पर टिक करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो उसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार की। संभावना शब्द का ध्यान रखें, तो उपमान की संभावना प्रकट की जाएगी किस पर, उपमेय में, ठीक है। देखते हैं व्याख्या, गौर करें दोस्तों। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए पहचान के लिए कुछ शब्द हैं दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो जरा ध्यान दें शब्दों पर जो मैं अब पढ़ रही हूं। तो वाचक शब्द होते हैं कुछ जिससे हम पहचानते हैं कि पंक्ति में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वह शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय। तो मानो शब्द आए या मानहु शब्द आए, मनहु शब्द आए, मनु शब्द आए या जानो शब्द आए,
जानहु शब्द आए, या फिर जनु, या फिर निश्चय, ये सभी शब्द आए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो, ठीक है, मानो कि आज बारिश हो जाती, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो गौर करेंगे, ध्यान दे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, याद रखें 3 प्रकार का, ठीक है। अब इसको 3 3 6 मत कर लेना है, सिर्फ 3, ठीक है, 1 3 काट दो, ठीक। तो 3 प्रकार का होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। कितने प्रकार का, 3। कौन कौन से, एक तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो इन तीनों ही शब्दों में से उत्प्रेक्षा आप हटा दें तो क्या शब्द बचेगा, वस्तु, हेतु और फल। वस्तु, हेतु और फल, ठीक है। वस्तु यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, ठीक। हेतु मीन्स किसके लिए, यानी के लिए होता है इसका अर्थ। फल मीन्स परिणाम, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अब ये 3। तो जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए, संभावना शब्द ध्यान रखेंगे, पूरा उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना पर टिका हुआ है, ठीक है। तो संभावना की जाए एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की, ठीक है, दूसरे वस्तु के आरोप की, तो वहां पर क्या होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और जहां संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो, ठीक है, यानी किसके लिए, कोई रीजन तो हो, किसके लिए, ठीक है। तो संभावना होने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे बताएंगे कि किसके लिए है, ठीक। तो जहां संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। फिर है दोस्तों, जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो, ठीक है, यानी परिणाम की, ठीक है। जब हम कोई क्रिया करें, ठीक है, या कोई पंक्ति में क्रिया हो रही हो, तो वहां पर अगर किसी फल की संभावना दिखाई दे तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, फलोत्प्रेक्षा, यानी कि क्रिया के बाद परिणाम क्या मिला, क्या फल मिला, रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां होगा कौन सा अलंकार, तो वहां होगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार हैं दोस्तों, कौन कौन से, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इतनी बातें अभी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।